यूपीएलटी रेट के लिए ये है हमारा सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन का वन शॉट वीडियो जो आपको इस सब्जेक्ट में महारत हासिल करा देगा। एक एक कंसेप्ट मैं आपको बहुत बेहतर तरीका से बताने वाला हूं। अगर आपने ध्यान से समझ लिया तो आप सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन के मैक्सिमम क्वेश्चंस का आंसर सही कर पाएंगे। मैंने बहुत बेहतर तरीका से कंटेंट डिलीवर किया है, तो आपको क्या करना है, वीडियो को अंत तक देखना है। और इसके पहले भी हमने फाइनल अटैक सीरीज में काफी सारे और सब्जेक्ट्स का वीडियो अपने चैनल पर डाल रखा है, तो आप उसको भी देखें। और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन है वह सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का ही एक पार्ट है, लेकिन इसमें अलग कर दिया गया है। तो आप देखेंगे कि जो मैक्सिमम क्वेश्चंस है वह सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के कंसेप्ट पे ही बेस्ड हैं। तो अगर आपने मेरा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वाला वीडियो देखा है तो आप मैक्सिमम क्वेश्चंस का आंसर तो ऐसे ही टिक कर पाएंगे, राइट। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 1। विच फेज ऑफ सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन फोकसेस ऑन स्टडिंग द करेंट सिस्टम एंड आइडेंटिफाइंग यूजर रिक्वायरमेंट। बोला है कि सिस्टम एनालिसिस और डिजाइन का वह कौन सा फेज है जो स्टडी करता है किस पे, करंट सिस्टम पे, और यूजर के रिक्वायरमेंट को जानता है। क्या वो सिस्टम एनालिसिस है, सिस्टम डिजाइन है, सिस्टम इंप्लीमेंटेशन है, सिस्टम टेस्टिंग है। देखो, यूजर की रिक्वायरमेंट्स को हमें आइडेंटिफाई करना है कि यूजर क्या चाहता है, यूजर को चाहिए क्या। तो आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में चीजें पढ़ी हुई है एसडीएलसी में कि यूजर की जब रिक्वायरमेंट होती है तो उस समय उस फेज को हम क्या बोलते हैं। क्या उसको हम सिस्टम डिजाइन बोल देंगे? क्या जो डिजाइन है यूजर रिक्वायरमेंट है? नहीं। इंप्लीमेंटेशन बोल देंगे, मतलब जो हम कोड करते हैं उसको बोल देंगे? नहीं। क्या जो टेस्टिंग बोल देंगे? टेस्टिंग तो हमारा बाद में होता है। सबसे पहले हम क्या देखते हैं, सिस्टम को एनालिस्ट करते हैं, एनालाइज करते हैं कि हमें एक्चुअल में चाहिए क्या, चीजों को हम आइडेंटिफाई करते हैं। तो एक्चुअल में आंसर क्या हो जाएगा, सिस्टम एनालिसिस। Which tool is primarily used to represent the flow of data within a system during system analysis? जब हम सिस्टम एनालिसिस करते हैं तो उस समय किस टूल का हम प्रयोग करते हैं डेटा के फ्लो को दर्शाने के लिए। तो जैसे इसका नेम सजेस्ट कर रहा है, डेटा के फ्लो को दर्शाने के लिए, फ्लो ऑफ डेटा, तो क्या हो जाएगा, डेटा फ्लो डायग्राम। कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको डायरेक्ट टिक करनी पड़ेंगी, डायरेक्ट। जैसे डेटा कैसे फ्लो होता है, इसको कौन दर्शाएगा, डेटा फ्लो डायग्राम। अच्छा, जो एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम होता है वो क्या होता है, ये होता है जो एंटिटी होता है, मतलब कोई भी रियल या फिर ऑब्स्ट्रैक्ट इमेज होता है, और जो हमारे पास रिलेशनशिप्स होते हैं उनको दर्शाने के लिए जो हम डायग्राम बनाते हैं उसको बोलते हैं एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। स्ट्रक्चर चार्ट क्या होता है, डिसीजन टेबल क्या होता है, इसके बारे में हम देखते हैं। जो स्ट्रक्चर चार्ट होता है वो क्या करता है, मॉड्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ प्रोग्राम्स। कोई भी प्रोग्राम होता है उसको छोटे छोटे पार्ट में तोड़कर दर्शाता है। डिसीजन टेबल क्या होता है, जो कॉम्प्लेक्स डिसीजन लॉजिक को दर्शाता है। लेकिन जो ईआरडी होता है, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम, वह डेटाबेस के डिजाइन और उसकी रिलेशनशिप बिटवीन एंटिटीज, मतलब जो रियल और एब्स्ट्रैक्ट इमेजेस हैं उनको दर्शाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए। What type of study involves creating an early model of a system? बोला कि वह कौन सा स्टडी है जो हमें किसी भी सिस्टम का प्रारंभिक मॉडल, मतलब जो अर्ली मॉडल होता है, जो शुरू में मॉडल होता है, उसको दर्शाता है। कौन, फिजिबिलिटी स्टडी, प्रोटोटाइपिंग, रिक्वायरमेंट एनालिसिस, मेंटेनेंस। देखो, अर्ली बोला है, अर्ली, अर्ली मतलब क्या होता है, पहले, शुरू में। तो क्या जब पहले है तो मेंटेनेंस हो जाएगा। मेंटेनेंस सबसे बाद में होता है, जब सॉफ्टवेयर सिस्टम हमारा डेवलप हो जाता है, जब मार्केट में वह चलना शुरू हो जाता है, तब हमें मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये तो सबसे लास्ट हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्या रिक्वायरमेंट एनालिसिस हो जाएगा। देखो, जो रिक्वायरमेंट एनालिसिस है वह सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है, उसका फर्स्ट फेज हो सकता है। रिक्वायरमेंट एनालिसिस और जो फिजिबिलिटी स्टडी है, ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट यानी एसडीएलसी का फर्स्ट पेज माना जाता है, फर्स्ट फेज, कि हम स्टडी कर रहे हैं और रिक्वायरमेंट गैदर कर रहे हैं। लेकिन जो सिस्टम है उसका नहीं मानते हैं। सिस्टम का अर्ली मॉडल क्या है, वो है प्रोटोटाइपिंग। हम एक नमूना तैयार करते हैं कि सिस्टम हमारा इस फ्लो में होगा। सिस्टम जब हमारा बन जाएगा तो ऐसे दिखेगा। हम क्या करते हैं, एक नमूना बनाते हैं। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ प्रोटोटाइपिंग इन सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन। जो प्रोटोटाइपिंग होता है, प्रोटोटाइप मतलब एक जो नमूना हम बनाते हैं, उसका मेन मकसद क्या है, हम क्यों बनाते हैं।
मैंने आपको अभी बताया था कि हम दर्शाने के लिए बताते हैं कि जो एक्चुअल में हमारा प्रोडक्ट बनेगा। प्रोटोटाइपिंग मतलब क्या होता है? नमूना, एक ब्लूप्रिंट बनाना, कि जो एक्चुअल में हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वह किस फॉर्म में होगा, वह कैसे दिखेगा, उसके लिए हम प्रोटोटाइपिंग बनाते हैं। टू रिप्लेस द फाइनल सिस्टम, क्या जो फाइनल सिस्टम है उसको हम रिप्लेस करने के लिए? नहीं, फाइनल सिस्टम कैसा बनेगा ये दिखाने के लिए, ना कि रिप्लेस करने के लिए। गलत हो जाएगा। टू टेस्ट हार्डवेयर कंपोनेंट्स, हार्डवेयर के कंपोनेंट को टेस्ट करने के लिए नहीं। टू हेल्प यूजर्स विजुअलाइज एंड वैलिडेट सिस्टम रिक्वायरमेंट, यस। यूजर को ये चीज का विजुअल देने के लिए, विजुअलाइज कराने के लिए कि भाई यार जो तुम्हारा सिस्टम बनेगा वह ऐसे दिखेगा, उसका फाइनल लुक ये होगा। इसके लिए हम क्या करते हैं? प्रोटोटाइपिंग करते हैं। टू परफॉर्म सिस्टम का मेंटेनेंस, ये हमारा लास्ट पार्ट है, ये नहीं होता है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस, जो स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस होता है उसका पर्पस क्या है, उद्देश्य क्या है? टू डिजाइन द सिस्टम का आर्किटेक्चर, टू आइडेंटिफाई द लॉजिकल सिस्टम रिक्वायरमेंट, टू राइट द प्रोग्राम कोड राइट करने के लिए नहीं। टू मेंटेन द सिस्टम, ए मेंटेनेंस हो जाएगा। टू डिजाइन द सिस्टम आर्किटेक्चर, ए सिस्टम डिजाइन हो जाएगा। एनालिसिस हम क्या करते हैं? आइडेंटिफाई करते हैं कि उसका लॉजिकल रिक्वायरमेंट क्या होगा। विच डायग्राम इज मेनली यूज्ड टू रिप्रेजेंट रिलेशनशिप बिटवीन एंटिटीज इन अ डेटाबेस डिजाइन। विच डायग्राम इज मेनली यूज्ड, कौन सा डायग्राम है जो मेनली यूज होता है टू रिप्रेजेंट रिलेशनशिप बिटवीन एंटिटीज इन अ डेटाबेस डिजाइन। डेटाबेस डिजाइन में जब रिलेशनशिप को हम दर्शाते हैं, रिलेशनशिप किसी भी एंटिटीज के बीच, तो कौन से डायग्राम हम यूज करते हैं? तो सबसे पहले हमने पढ़ा है कि ये होता है एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। बोल रहा है कि जो एंटिटीज हैं हमारे पास, विच डायग्राम इज मेनली यूज टू रिप्रेजेंट रिलेशनशिप बिटवीन एंटिटीज, एंटिटीज के बीच रिलेशनशिप। डेटा फ्लो क्या करता है? फ्लो ऑफ डेटा दर्शाता है। फ्लो चार्ट क्या होता है? जो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन होता है। गैंट चार्ट क्या होता है? ये ऑपरेटिंग सिस्टम का कंसेप्ट है। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी। इसके बारे में आप सिंपली यहां से पढ़ सकते हैं। विच टाइप ऑफ फिजिबिलिटी स्टडी डिटरमाइंस वेदर द प्रोपोज्ड सिस्टम इज फिनेंशियली बेनिफिशियल। देखो, जो हमारे पास फिजिबिलिटी स्टडी होती है, जब हम रिक्वायरमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं कि क्या क्या चीजें हमें चाहिए, तो उसमें जो फाइनेंशियल बेनिफिशियल होता है, मतलब जो आर्थिक रूप से फायदा में पहुंचाता है, वह कौन सा सिस्टम है? क्या टेक्निकल फिजिबिलिटी है, इकोनॉमिक फिजिबिलिटी है, ऑपरेशनल फिजिबिलिटी है, शेड्यूल फिजिबिलिटी है? शेड्यूल, जैसे इसका नेम सजेस्ट कर रहा है, ये चीजों को शेड्यूल करता है कि चीजें कब होंगी, ना कि फाइनेंशियल दिखाता है, ये तो गलत हो जाएगा। ऑपरेशनल, ऑपरेशन में जो है उसको दिखाता है। इकोनॉमिक, आर्थिक, और आर्थिक मतलब पैसा, और पैसा मतलब फाइनेंशियल। आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट, विच डिजाइन अप्रोच इन्वॉल्व्स स्ट्रक्चरिंग द सिस्टम अराउंड ऑब्जेक्ट्स रेदर देन एक्शन। कौन सा डिजाइन सिस्टम अप्रोच है जो एक्शंस की बजाय ऑब्जेक्ट्स के आधार पर संचालित होता है? कौन होता है? जब ऑब्जेक्ट की बात आ रहा है, सिस्टम अराउंड ऑब्जेक्ट्स रेदर देन एक्शन, ऑब्जेक्ट के इर्द गिर्द चीजें घूम रही हैं, तो होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन। प्रोसीजर क्या होता है? जो स्टेप बाय स्टेप चीजें चलती हैं, जो फंक्शन के हेल्प से काम होता है। मॉड्यूलर क्या होता है? जो जब हम प्रोग्राम को छोटे छोटे मॉड्यूल में, छोटे छोटे पार्ट्स में बांटते हैं और सॉल्व कराते हैं, उसको बोलते हैं मॉड्यूलर अप्रोच। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ सिस्टम डॉक्यूमेंटेशन इन सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन। जब हम सिस्टम को डॉक्यूमेंट करते हैं तो उसका उद्देश्य क्या है, प्राइमरी पर्पस क्या है सिस्टम एनालिसिस और डिजाइन के अंदर? To provide a detailed record of system design, operation and maintenance, to replace the system testing, to increase system execution speed, to eliminate the need for programmers। इसका एक्चुअल में आंसर क्या होगा? What is the primary purpose of system documentation in system analysis and design? सिस्टम डॉक्यूमेंटेशन, कोई भी चीज का हम डॉक्यूमेंट करते हैं तो उससे क्या फायदा होता है? उससे फायदा ये होता है कि उसके बारे में जितनी भी जानकारी हो सकती है, डिटेल्ड जानकारी, उसका ऑपरेशन क्या है, डिजाइन क्या है, मेंटेनेंस क्या है,
उसके बारे में डिटेल्ड रिकॉर्ड हमारा दिखाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा ए। टू रिप्लेस सिस्टम का टेस्टिंग नहीं। टू इंक्रीज सिस्टम एग्जीक्यूशन स्पीड नहीं। टू एलिमिनेट द नीड ऑफ प्रोग्रामर्स, प्रोग्रामर्स की नीड को कम करना, जो कि मतलब जिंदगी में कभी भी संभव नहीं, कितना भी ए आ जाए, एआई आ जाए, चैटजीपीटी आ जाए, कुछ भी आ जाए, किसी भी फॉर्म ऑफ एआई आ जाए, चाहिए हमें प्रोग्रामर्स की चीज़ों को समझने के लिए, चीज़ों को बनाने के लिए। क्योंकि एआई कोड अच्छे से तभी लिखेगा जब प्रोग्रामर्स चाहिए उसको इंस्ट्रक्शंस देने के लिए, और एआई कोड काफ़ी सारा गलत लिखता है तो प्रोग्रामर्स उसको ठीक करते हैं, राइट। नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ डॉक्यूमेंटेशन इज मेनली प्रिपेयर्ड फॉर द एंड यूजर्स टू हेल्प देम ऑपरेट द सिस्टम एफिशिएंटली। जैसे मान लो आपने एक फ्रिज खरीदा है, आपने क्या खरीदा है, एक फ्रिज खरीदा है, तो फ्रिज आपने खरीदा है, और ऐसा भी आपको मानना है कि इसके पहले आपके घर पे फ्रिज नहीं था, इसके पहले आपके पास फ्रिज नहीं था, आपने नया नया फ्रिज खरीदा है, राइट। तो क्या आप फ्रिज को देख के बता सकते हैं कि इसमें क्या होता है, मतलब इस फ्रिज का काम क्या है, कैसे, किस बटन का काम क्या है, किसमें हम पानी रखते हैं, किसमें हम बर्फ जमाते हैं, किसमें हम सब्जी रखते हैं। हालांकि वहां लिखा रहता है वेजिटेबल्स, उसको देख कर बता सकते हो, लेकिन आप फ्रिज के जो ऑपरेशंस हैं उनके बारे में अच्छे से नहीं जानते हो। तो कैसे जानोगे, आपको उसके साथ एक मिलता है यूजर मैनुअल। कोई भी आप इक्विपमेंट खरीदते हो तो उसके साथ आपको एक यूजर का मैनुअल मिलता है, जिसमें ये बताया रहता है कि यूजर इसको यूज कैसे करेगा, यूजर जो होगा इसको कैसे यूज करेगा। तो क्या उसको सिस्टम का डॉक्यूमेंटेशन बोलते हैं, एक तो सिस्टम के लिए होता है, टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन बोल देंगे, उसको बोलते हैं यूजर का डॉक्यूमेंटेशन या फिर यूजर मैनुअल। प्रोग्राम डॉक्यूमेंटेशन उसको नहीं बोलते हैं। तो यूजर मैनुअल को पढ़ के, अगर आप पढ़े लिखे हैं, अगर आप थोड़ा सा भी समझदार हैं, तो यूजर मैनुअल्स को पढ़ के आप चीज़ें समझ सकते हैं। अगर उसके बाद भी चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं तो तुरंत आपको गूगल आउट करना है। नेक्स्ट, और गाइस यार यूपीएलटी गेट के लिए हमने इंडिया का सबसे भयंकर कोर्स बना दिया है। 80 आवर्स का रिकॉर्डेड बैच आपको सिर्फ 497 में मिल रहा है। अगर आप इसको रोज 4-5 घंटे पढ़ेंगे तो एग्जाम से पहले आप काफी अच्छा सिलेबस कंप्लीट कर पाएंगे, और एक एक चीज आपका कंप्लीट हो जाएगा, कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और आप हमारा इसके साथ ही साथ सिर्फ 99 रुपये में हमारा नोट्स भी ले सकते हैं अगर चाहें तो, या फिर अगर आप इस कोर्स को लेते हैं तो इसमें नोट्स इंक्लूडेड है, इसमें सब कुछ इंक्लूडेड है। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप हमारे वेबसाइट या फिर ऐप से जाके इनरोल कर सकते हैं, अच्छे से पढ़ सकते हैं, क्योंकि अच्छे से पढ़ने से सब होगा, राइट। नेक्स्ट, विच फेज इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग सिस्टम रिक्वायरमेंट्स एंड एस्टेब्लिशिंग द फ्रेमवर्क फॉर द न्यू सिस्टम। बोला कौन सा फेज है जो सिस्टम के रिक्वायरमेंट को आइडेंटिफाई करता है एंड एस्टेब्लिशिंग द फ्रेमवर्क, एक ऐसा फ्रेमवर्क एस्टेब्लिश करता है न्यू सिस्टम के लिए। कौन सा फेज है, मतलब कौन सा चरण है जो सिस्टम की आवश्यकताओं की पहचान करता है और नए सिस्टम के लिए फ्रेमवर्क स्थापित करता है। कौन है, क्या प्लानिंग फेज है, एनालिसिस है, डिजाइन है, डेवलपमेंट है, इसको क्या हम बोलते हैं। जो आइडेंटिफाई करता है सिस्टम के रिक्वायरमेंट्स को और एस्टेब्लिश करता है फ्रेमवर्क न्यू सिस्टम के लिए। न्यू सिस्टम कब बनेगा, जब हम प्लान करेंगे, प्लानिंग फेज। Which of the following activities is typically performed during post implementation system evaluation? बहुत भारी कंसेप्ट है। बोला कि पोस्ट इंप्लीमेंटेशन सिस्टम इवेल्युएशन, जब हम सिस्टम को इवेल्युएट करते हैं, उसको इंप्लीमेंट करने के बाद, अगर इंप्लीमेंट करने के बाद हम सिस्टम को इवेल्युएट कर रहे हैं तो निम्न में से कौन सी गतिविधि सामान्यतः की जाती है। अगर हम सिस्टम को इवेल्युएट करने के बाद, मतलब इवेल्युएट करके इंप्लीमेंट करने के बाद, ऐसा समझना है कि मानो हम सिस्टम के बारे में देख लिए, जब उसको इंप्लीमेंट हम कर लिए उसके बाद हम क्या करते हैं, सिस्टम को इंप्लीमेंट करने के बाद हम क्या करते हैं, एक्सेसिंग सिस्टम का परफॉर्मेंस और यूजर सेटिस्फेक्शन, डिजाइन द सिस्टम का आर्किटेक्चर, राइटिंग प्रोग्राम कोड, गैदरिंग इनिशियल सिस्टम रिक्वायरमेंट। जब हम इंप्लीमेंट कर चुके हैं, मतलब पोस्ट इंप्लीमेंटेशन इंप्लीमेंट कर हो चुका है, तब हम इनिशियल सिस्टम का डेटा लाएंगे, तब हम कोड लिखेंगे, तब हम डिजाइन करेंगे, नहीं, तब हम क्या करेंगे, सिस्टम के परफॉर्मेंस और यूजर कितना सेटिस्फाई हम वो चेक करेंगे, क्योंकि हमारा सिस्टम इंप्लीमेंट हो चुका है। अब हमें यूजर को खुश रखना है, क्योंकि अगर यूजर खुश रहा
तब हमारी मार्केट में वैल्यू बढ़ेंगी, तब वह चीज़ों को शेयर करेगा, तब और भी यूजर्स आएंगे और तभी हम मार्केट में टिक पाएंगे। नेक्स्ट, विच इवेल्युएशन क्राइटेरियन मेजर्स हाउ वेल अ सिस्टम परफॉर्म्स इट्स इंटेंडेड फंक्शन। कौन सा इवेल्युएशन क्राइटेरिया है जो मेजर करता है कि हाउ वेल अ सिस्टम परफॉर्म्स इट्स इंटेंडेड फंक्शन, कि कोई भी सिस्टम कितना तगड़ा कोई भी फंक्शन परफॉर्म करता है। कौन सा इवेल्युएशन क्राइटेरिया है जो मापता है कि सिस्टम अपने निर्धारित कार्यों को कितने अच्छे से पूरा करता है। सिस्टम क्रेडिबिलिटी, सिस्टम इफेक्टिवनेस, सिस्टम सिक्योरिटी, सिस्टम पोर्टेबिलिटी। देखो कितना अच्छा, हाउ वेल, कितना अच्छा कोई काम कर रहा है, तो कितना इफेक्टिव है, आंसर इसका एक होना चाहिए। सिक्योरिटी अलग चीज है, सिक्योर है। पोर्टेबिलिटी मतलब सिस्टम अलग अलग डिवाइसेस पे या फिर अलग अलग इन्वायरमेंट में चल पा रहा है कि नहीं। रिलायबिलिटी इसका आंसर नहीं होता है। जो रिलायबिलिटी होता है वो क्या होता है, एबिलिटी ऑफ सिस्टम टू ऑपरेट विदाउट फेल्यूर फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड। रिलायबिलिटी ये होता है कि जो हमारे पास सिस्टम है या फिर सॉफ्टवेयर है वो कितना दिन बिना फेल्योर के चल सकता है, उसको बोलते हैं रिलायबिलिटी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू डिफाइन डेटा स्ट्रक्चर्स एंड रिलेशनशिप्स इन अ सिस्टम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू डिफाइन डेटा स्ट्रक्चर्स एंड रिलेशनशिप्स इन अ सिस्टम। निम्न में से किसका उपयोग सिस्टम में डेटा स्ट्रक्चर्स और रिलेशनशिप्स को परिभाषित करने के लिए किया था। Which of the following is used to define data structures and relationships in a system? इसका प्रयोग करते हैं हम डेटा स्ट्रक्चर्स और सिस्टम के रिलेशनशिप्स को दर्शाने के लिए। डेटा डिक्शनरी का, डेटा फ्लो डायग्राम का, इसका तो हम किस में करते हैं, फ्लो ऑफ डेटा में। इसको करते हैं फ्लो ऑफ डेटा में। यूएमएल, एएमएल का करते हैं। डिसीजन टेबल के बारे में हमने पहले से पढ़ रखा है। इसको क्या बोलते हैं, डेटा डिक्शनरी। क्या होता है, डेटा डिक्शनरी। देखो जो डीएफटी होता है फ्लो ऑफ डेटा को दर्शाता है, हमने पढ़ा है पहले से। ईमेल क्या होता है, एक मॉडलिंग लैंग्वेज है। लेकिन जो डेटा डिक्शनरी है क्या है, वो डेटा के एलिमेंट्स और सबके बारे में डेफिनेशन को बताता है। व्हाट इज अ नॉन कन्फॉर्मेंस रिपोर्ट इन द कंटेक्स्ट ऑफ आईएसओ ऑडिट। आईएसओ मतलब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑडिट होता है, उसमें नॉन कन्फॉर्मेंस रिपोर्ट का क्या मतलब है। ए रिपोर्ट हाईलाइटिंग एरियाज ऑफ एक्सीलेंस, a document that records deviation from ISO standard, a financial performance review, a marketing strategy document। देखो जो ISO है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशंस, इसके रिकॉर्ड्स को रखना कि कितना डेविएशन इसमें हो रहा है, इसको हम बोलते हैं क्या, नॉन कन्फॉर्मेंस। और इस क्वेश्चन को सीधे तौर पे याद करने की जरूरत है, इसमें समझने वाला कुछ बात है ही नहीं। इसको क्या करना है, याद। Which of the following describes the boundary of a system? हमारे पास सिस्टम है, उसका बाउंड्री को कौन स्पेसिफाई कर रहा है। द लिमिट दैट सेपरेट्स द सिस्टम फ्रॉम इट्स इन्वायरमेंट, द रेंज ऑफ आउटपुट्स दैट सिस्टम कैन प्रोड्यूस, द नंबर ऑफ इनपुट्स द सिस्टम कैन हैंडल, द टाइप ऑफ प्रोसेसेस विद इन द सिस्टम। बाउंड्री, बाउंड्री क्या होता है, बाउंड्री क्या होता है, द टाइप ऑफ प्रोसेस विद इन द सिस्टम बाउंड्री हो जाएगा, ये बाउंड्री हो जाएगा नहीं। जैसे मान लो हमारे पास कोई भी अगर मान लो मैदान है या फिर कोई फील्ड है, इसका बाउंड्री क्या होता है, आउटर रेंज, जो इसको इस जगह से अलग करता है, राइट। द नंबर ऑफ इनपुट्स नहीं, द रेंज ऑफ आउटपुट्स नहीं, द लिमिट, यस, द लिमिट दैट सेपरेट्स द सिस्टम फ्रॉम इट्स इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट से जब इसको सेपरेट कर रहा है उसको बोलते हैं क्या, बाउंड्री। सिस्टम इवैल्यूएशन में विच टेक्निक compares the benefits gained from a system with the cost incurred to develop it। सिस्टम इवैल्यूएशन में कौन सी तकनीक सिस्टम से प्राप्त लाभों की तुलना उसके विकास पर आए खर्च से करती है। ये क्वेश्चन समझना थोड़ा मुश्किल है, ध्यान समझना है। बोल रहा है कि जब सिस्टम को इवेल्युएट करते हैं, इवेल्युएट करते हैं मतलब उसका मूल्यांकन करते हैं, उसमें देखते हैं कितना खर्च आया, कितना फायदा हो रहा है, सिस्टम ठीक से काम कर रहा है कि नहीं, राइट। तो में कौन सी तकनीक सिस्टम से प्राप्त लाभों की तुलना उसके विकास पर आय खर्च करती है। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस,
कितना खर्च लगा, कितना फायदा हुआ, एक बार में आंसर। रिस्क एनालिसिस, परफॉर्मेंस टेस्टिंग, एलिजिबिलिटी स्टडी, ये तो फर्स्ट पेज है एचडीएलसी का। आंसर क्या हो जाएगा हमारा ए, कि कितना पैसा लगा और कितना फायदा हुआ ये दिखाता है। आप इसके बारे में यहाँ से पढ़ सकते हैं। इन डेटा मॉडलिंग व्हाट डज कार्डिनैलिटी डिस्क्राइब। और देखो जो कार्डिनैलिटी है इसका कंसेप्ट हमें डीबीएमएस हमने पढ़ा है प्रैक्टिस सेट में, लेकिन जो डीबीएमएस का अलग से प्रैक्टिस सेट आएगा उसमें भी हम इसको पढ़ेंगे। तो लेकिन यहाँ पूछा डेटा मॉडलिंग में, डेटा मॉडलिंग में पूछा है, हमने क्या पढ़ा था डीबीएमएस में कार्डिनैलिटी, अभी हमें डेटा मॉडलिंग के कंसेप्ट में पढ़ना है। द नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स इन एंटिटी, जो टोटल नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स होता है क्या उसको हम कार्डिनैलिटी बोलते हैं? नहीं। द नंबर ऑफ रिलेशनशिप्स, नहीं। द नंबर ऑफ इंस्टांसेस ऑफ वन एंटिटी रिलेटेड टू अनदर एंटिटी, यस कार्डिनैलिटी, जैसे 1 to 1, 1 to many, इस टाइप का कि एक जो है एंटिटी वो कितने एंटिटी से जुड़ा हुआ है, राइट। तो ये हमारा एक्चुअल में इसका डेफिनेशन है। कार्डिनैलिटी डिफाइंस हाउ मेनी इंस्टांस ऑफ वन एंटिटी कैन बी एसोसिएटेड विद द इंस्टांस ऑफ अनदर एंटिटी, जो हमने पहले से पढ़ा है। नेक्स्ट, which stage of data modeling focuses on translating the conceptual model into database tables and structures। डेटा मॉडलिंग का कौन सा चरण जो कंसेप्चुअल मॉडल को, जो कंसेप्चुअल मॉडल है उसको डेटाबेस टेबल एंड स्ट्रक्चर्स में परिवर्तित करता है? कंसेप्चुअल डेटाबेस मॉडल, लॉजिकल डेटाबेस मॉडल, फिजिकल डेटा मॉडल, प्रोसेस मॉडल। क्या होता है आंसर इसका? इसका आंसर होगा लॉजिकल डेटा मॉडल, जो क्या करता है कंसेप्चुअल मॉडल को डेटाबेस में बांटता है। कंसेप्चुअल, कंसेप्चुअल मतलब लॉजिकल और लॉजिकल मतलब लॉजिकल डेटा मॉडल। इन द डेवलपमेंट ऑफ एन इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम, IMS, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम, which component is responsible for storing and organizing data efficiently। कौन सा कंपोनेंट है जो रिस्पॉन्सिबल है डेटा को स्टोर करने में और इसको ऑर्गेनाइज करने में एफिशिएंटली? इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम में विकास में कौन सा घटक डेटा को कुशलतापूर्वक संग्रहित और व्यवस्थित करने के लिए जिम्मेदार होता है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्क प्रोटोकॉल और कंपाइलर। देखो बोल रहा है कि जब डेवलपमेंट फेज हमारा होता है IMS में, मतलब इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम में, तो कौन सा कंपोनेंट है जो स्टोर करता है, ऑर्गेनाइज करता है डेटा को? डेटा क्या कंपाइलर ऑर्गेनाइज करता है? नहीं, ये तो कंपाइल करता है। जो नेटवर्क के प्रोटोकॉल हैं क्या उसको ऑर्गेनाइज करते हैं? नहीं, इस पर तो ये फंक्शनल बनाते हैं। क्या जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ऑर्गेनाइज तो नहीं करता है, लेकिन जो DBMS है उसका काम ही यही है। DBMS का काम ही है स्टोर करना और इसको ऑर्गेनाइज करना। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए। व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ डेवलपिंग एन इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम? देखो इसका नेम जैसे सजेस्ट करा, इंफॉर्मेशन को मैनेज करने वाला सिस्टम, IMS, इसका डायरेक्ट फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। टू प्रोसेस एंड मैनेज ऑर्गेनाइजेशनल डेटा फॉर डिसीजन मेकिंग, टू रिप्लेस हार्डवेयर कंपोनेंट्स इन अ सिस्टम, टू एलिमिनेट ऑल मैनुअल वर्क इन एन ऑर्गेनाइजेशन, टू इंक्रीज इंटरनेट स्पीड इन नेटवर्क, इसका काम में नहीं है। पूरा पूरा जो मैनुअल वर्क है, जो हम मैनुअली काम कर रहे हैं उसको एलिमिनेट करना, नहीं, ये तो ऑटोमेशन हो गया। टू रिप्लेस हार्डवेयर कंपोनेंट, IMS इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम में इसमें हार्डवेयर कंपोनेंट क्या करने आ रहा है? इसका मतलब होता है टू प्रोसेस एंड मैनेज ऑर्गेनाइजेशनल डेटा, जो ऑर्गेनाइजेशंस के डेटा हैं उनको मैनेज करना, प्रोसेस करना डिसीजन मेकिंग के लिए। आंसर क्या हो जाएगा? ए। विच इज नॉट द डेवलपमेंट फेज ऑफ क्लासिकल वाटरफॉल मॉडल। देखो जो सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के काफी सारे कंसेप्ट इसके अंदर हैं। क्या सॉफ्टवेयर इसके अंदर हैं? तो कौन सा डेवलपमेंट फेज नहीं है वाटरफॉल मॉडल का? देखो जो वाटरफॉल मॉडल होता है उसमें 7 फेज होता है, हमने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में इसको पढ़ा है। रिक्वायरमेंट एनालिसिस एंड स्पेसिफिकेशन होता है, डिजाइन भी होता है, कोडिंग होता है, टेस्टिंग होता है, लेकिन डेवलपमेंट फेज में हमारा मेंटेनेंस नहीं आता है। मेंटेनेंस फेज अलग हो गया। डेवलपमेंट जब चीजों को हम बना रहे हैं, और मेंटेनेंस क्या होता है, चीजें जब बन गई हैं तब उसको हम क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं। क्या होगा आंसर? डी। केस टूल्स इन सिस्टम डेवलपमेंट आर प्राइमरली यूज्ड फॉर। अब देखो जो केस है CASE, इसके बारे में हमने 3-4 क्वेश्चंस अपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वाले वीडियो में किया। केस क्या है, कि में कैसे,
तो आपको मेक श्योर करना है, इस वीडियो को देखना है। इसका डेफिनेशन मैं आपको बताता हूँ। कंप्यूटर एडेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर एडेड मतलब कंप्यूटर के हेल्प से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हम करते हैं, उसको बोलते हैं कैश। जो कैश टूल होता है क्या करता है? ऑटोमेटिंग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एक्टिविटी, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एक्टिविटी को ऑटोमेट करता है, इंक्रीजिंग हार्डवेयर का परफॉर्मेंस, मैनेजिंग नेटवर्क प्रोटोकॉल्स, कंप्रेसिंग प्रोग्राम फाइल। कंप्रेसिंग प्रोग्राम फाइल्स के लिए हम केस का यूज नहीं करते हैं, नेटवर्क प्रोटोकॉल्स के लिए भी नहीं करते हैं, हार्डवेयर परफॉर्मेंस के लिए भी नहीं करते हैं। हम किसके लिए करते हैं? ऑटोमेटिंग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एक्टिविटी, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एक्टिविटी को ऑटोमेट करने के लिए। नेक्स्ट, which type of software testing verifies the interaction between different modules of a system? अलग अलग जो छोटे छोटे मॉड्यूल्स होते हैं उनमें इंटरेक्शंस, जो इंटरेक्शन होता है उसको कौन वेरीफाई करता है? उसको कौन वेरीफाई करेगा? कौन करेगा उसको? यूनिट टेस्टिंग। ये तो अलग अलग चीजों को मतलब इंडिविजुअल चीजों को नापता है, इंडिविजुअल। अलग मॉड्यूल्स को करना है, जब डिफरेंट मॉड्यूल्स को करना है तो इंडिविजुअल नहीं होगा। इंटीग्रेशन जो सारे चीजों को कंबाइन कर करता है, एक्सेप्टेंस जो चीजों को एक्सेप्ट करता है, रिग्रेशन जो रिग्रेसिव टेस्टिंग करता है। आंसर क्या होता है हमारा? इंटीग्रेशन टेस्टिंग। अब देखो हमने क्या किया, हमने 20 प्लस टाइप्स के टेस्टिंग अपने पेड कोर्स में पढ़ाया हुआ है। अपने पेड कोर्स में बहुत टाइप के टेस्टिंग्स को हमने अपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के कोर्स में पढ़ाया हुआ है। तो अगर आपने उसको नहीं पढ़ा है तो आप मेक श्योर करें उसको पढ़ें, राइट। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके इनरोल कर सकते हैं, अच्छे से पढ़ सकते हैं। कौन सा टेक्निक है जो इन्वॉल्व करता है एग्जीक्यूटिंग द प्रोग्राम विदाउट नोइंग इंटरनल कोड स्ट्रक्चर? किसी भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना लेकिन उसके जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, उसका कोडिंग है, उसके बारे में पता नहीं चलना, उसको बोलते हैं क्या? बोलते हैं ब्लैक बॉक्स। ब्लैक व्हाइट बॉक्स क्या होता है? इसमें जो कोडर्स होते हैं वो कोड को देखकर हमारा टेस्टिंग करते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा? ब्लैक बॉक्स। जो ग्रे बॉक्स होता है वह इंटरनल टेस्टिंग को पार्शियली करता है। स्ट्रक्चर टेस्टिंग क्या होता है? यह व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग का ही दूसरा नाम है। तो इसी को हम बोलते हैं क्या? व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग, राइट। नेक्स्ट, विच सिक्योरिटी मैकेनिज्म ensures that only authorized users can access system resource? कौन सा सिक्योरिटी मैकेनिज्म है जो इस बात की इंश्योरिटी देता है कि केवल अथराइज्ड मतलब ऐसे यूजर्स जिनको परमिशन है कैन एक्सेस सिस्टम रिसोर्सेज, वहीं केवल सिस्टम रिसोर्स को एक्सेस कर सकते हैं? ऑथेंटिकेशन, इंक्रिप्शन, डेटा बैकअप, डेटा कंप्रेशन। केवल अथराइज्ड हैं, डेटा को कंप्रेस करना मतलब डेटा जो बड़ा डेटा है उसको छोटा करना, तो इसमें तो अथराइजेशन कोई बात नहीं है। डेटा बैकअप मतलब जैसे मान लो कि अगर हमारा सिस्टम फेल कर रहा है फिर भी जो हमारे पास डेटा है वो डेटा हमारे पास रहे, उसको बोलते हैं डेटा बैकअप। इंक्रिप्शन मतलब चीजों को इनक्रिप्ट करना, मतलब उनको सिफर टेक्स्ट में चेंज करना ताकि कोई भी यूजर उसको बिना परमिशन के या फिर जिसके पास हम की नहीं दे, जिसको हम अलाउ नहीं करे, वो देख नहीं पाए, इसको बोलते हैं इंक्रिप्शन। एक्चुअल जो टर्म यहाँ यूज होता है वो होता है ऑथेंटिकेशन, जो हमें अनऑथराइज्ड एक्सेस से बचाता है। विच सिक्योरिटी गोल इंश्योर्स दैट इंफॉर्मेशन इज एक्सेसिबल ओनली टू ऑथराइज्ड इंडिविजुअल? अब कौन सा सिक्योरिटी गोल है जो ये चीज बताता है कि इंफॉर्मेशन को हम उसी के पास पहुंचाएं जो जानने लायक है? जैसे मान लो कि कोई सेंडर है एस, कोई रिसीवर है आर, तो एस जो मान लो कोई डेटा सेंड कर रहा है, मान लो डेटा को सेंड कर रहा है, ये डेटा हमारे पास सिर्फ आर के पास जाना चाहिए। तो आर क्या है? आर हमारा है ऑथराइज्ड इंडिविजुअल, जिसको इस बात की अथॉरिटी है कि यह देख सकता है, ऑथराइज्ड है। अगर मान लो एस आर को सेंड करता है और कोई बंदा है एम, अगर एम के पास चला जा रहा है तो क्या एम ऑथराइज्ड था? नहीं था। तो हमें क्या चाहिए? एस जो है अगर आर को सेंड कर रहा है तो आर के पास ही जाए। इस कैसे जाएगा? मतलब क्या करेंगे तो जाएगा? कैसे जाएगा? इंटीग्रिटी करने से, अवेलेबिलिटी करने से, नॉन रिप्यूडिएशन करने से, कॉन्फिडेंशियलिटी मतलब गोपनीयता, हम उसको गोपनीयता के हेल्प से सेंड करेंगे।
आप बाकी के बारे में यहाँ से पढ़ सकते हैं। विच प्रोसेस इंक्लूड्स फिक्सिंग ऑफ सिक्योरिटी होल्स इन द सिस्टम। कौन सी प्रक्रिया सिस्टम में मौजूद जो सिक्योरिटी होल्स होता है उसको ठीक करने के संबंध में है? रिस्क कंट्रोल, डेटा इंक्रिप्शन, पैचिंग, रिस्क लाइक्लीहुड। विच प्रोसेस, कौन सा प्रोसेस है जो सिक्योरिटी होल्स होता है, मतलब सिस्टम सिक्योर है, अगर उसमें कुछ गलती आ रही है तो कौन फिक्स करेगा? रिस्क कंट्रोल, डेटा इंक्रिप्शन, पैचिंग, रिस्क लिवलीहुड। ये कौन करता है? अगर कोई डेटा सिक्योर करना है तो हम पैचिंग करते हैं। पैचिंग मतलब अपडेटिंग, डेटा में कुछ अगर एरर आ गया तो हम अपडेट कर देंगे उस एरर को, फिर हम सही कर देंगे। तो जो लोग कंपनी में काम करते होंगे उनको पता है कि पैचिंग चल रहा है, पैचिंग चल रहा है। पैचिंग क्या होता है? हम नए फीचर्स को ऐड करते हैं, अपडेट करते हैं। Requirement also serve as an evaluation checklist at the end of the development project, so they are sometimes called। जो रिक्वायरमेंट्स होता है उसको कभी कभी हम इवेल्युएशन चेक लिस्ट के नाम से भी जानते हैं। अगर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के एंड में चेकलिस्ट हो रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं? HDLC बोल देंगे? नहीं, केस टूल्स बोल देंगे। इसके बारे में हम पहले से पढ़े हैं केस के बारे में, कंप्यूटर एडेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। फेड कन्वर्जन बोल देंगे, या फिर इसको बोलते हैं सक्सेस फैक्टर। क्या बोलते हैं? सक्सेस फैक्टर। सिस्टम सिक्योरिटी में डैश थ्रेट वह अटैक है जिसमें एक सिस्टम दूसरे सिस्टम की पहचान ग्रहण कर लेता है। स्पैम, मैस्करेड, स्पूफिंग, ऑल ऑफ दिस। कौन है जिसकी हेल्प से सारी चीजें हमारी होती हैं? सिस्टम सिक्योरिटी में कौन एक ऐसा थ्रेट है जो एक टाइप ऑफ अटैक है इन विच वन सिस्टम एज्यूम द आइडेंटिटी ऑफ अनदर, जिसमें जिस मान लो कोई सिस्टम ए है, अगर इस पे बी अटैक कर रहा है तो जानेगा कि ए ही है, एज्यूम करेगा। स्पैम नहीं, स्पूफिंग नहीं, इसको होता है मैस्करेड। क्या हो जाएगा हमारा? बी। विच ISO स्टैंडर्ड, ISO मतलब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। और देखो यार, मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का जो लेक्चर है थ्योरी, उसमें जितने भी ISO स्टैंडर्ड हैं, जितने 5-6 ISO स्टैंडर्ड हैं इंजीनियरिंग के लिए, सबके बारे में हमने पढ़ाया हुआ है। तो कौन सा है सॉफ्टवेयर का स्टैंडर्ड? वो है हमारा ISO 9001। बाकी बारे में पढ़ो। जो 9001 है वो सॉफ्टवेयर के लिए है, क्वालिटी मैनेजमेंट या फिर सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस। सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस के लिए है। 22,000 किसके लिए है? फूड सेफ्टी के लिए। 13,450 किसके लिए? क्वालिटी मैनेजमेंट फॉर मेडिकल डिवाइसेस के लिए। 50,001 क्या है? एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए। व्हाट डज मेंटेनेबिलिटी रेफर टू इन सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस? सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस में मेंटेनेबिलिटी कि मेंटेन कैसे होगा, उसका मतलब क्या है? उसका मतलब क्या है? ईज ऑफ कोडिंग द सॉफ्टवेयर, कोड करेंगे तो मेंटेन हो जाएगा। ईज ऑफ मॉडिफाइंग एंड अपडेटिंग द सॉफ्टवेयर। ईज ऑफ टेस्टिंग, ये तो टेस्टिंग में आ गया। ईज ऑफ डॉक्यूमेंटिंग, ये डॉक्यूमेंटेशन में आ गया। मेंटेन कैसे होगा? जब उसको मॉडिफाई करेंगे, अपडेट करेंगे। कंप्यूटर सिक्योरिटी ब्रीचेज कैन बी मिनिमाइज्ड बाय इनकॉर्पोरेटिंग व्हिच फीचर इनटू अ कंप्यूटर सिस्टम्स ऑपरेशन। कंप्यूटर सिक्योरिटी ब्रीचेज कैन बी मिनिमाइज्ड, जो कंप्यूटर का सिक्योरिटी है, जो कंप्यूटर सिस्टम के संचालन में कौन सा फीचर शामिल करने पर सिक्योरिटी ब्रिज को कम किया जा सकता है। मतलब सिक्योरिटी ज्यादा हो, जो भी सिस्टम है उनसे चोरी चकारी कम हो सके। सिक्योरिटी ज्यादा कैसे हो सकती है? इंस्टॉलेशन ऑफ सॉफ्टवेयर ऑफ यूजर चॉइस। अगर जो यूजर चाहता है उस सॉफ्टवेयर को हम इंस्टॉल कर देंगे तो सिक्योरिटी हो जाएगा? नहीं, तब तो यूजर कुछ भी चाहता है। द एबिलिटी टू लॉग इनटू मल्टीपल नोड्स यूजिंग ओनली वन अकाउंट, ये तो सिक्योर ही है। जैसे मान लो कि, समझो ध्यान से, जैसे मान लो आपके जीमेल है, जीमेल आपका जीमेल से, जैसे मान लो त्रिलोकी@रोजगारलॉजिक.in, रोजगारलॉजिक.in। इसमें क्या फीचर्स है? जीमेल में क्या है कि अगर हमारा जीमेल है, आउटलुक है, कुछ भी है, तो हम किसी के भी डिवाइस में कहीं भी लॉगिन करके जो भी इंफॉर्मेशन हमारे जीमेल पे है उसको हम देख सकते हैं। तो अगर ये फीचर नहीं रहेगा तो हर एक जगह हमारा खुद का लैपटॉप, खुद का डेस्कटॉप ले जाना पड़ेगा, जो काफी हेक्टिक टास्क है। तो अगर एबिलिटी है कि मल्टीपल नोट्स में हम एक ही अकाउंट से लॉगिन कर सकते हैं, ये तो सही बात है। ये हमारा क्या हो जाएगा? गलत। सही।
लॉग ऑफ फ्रॉम द सिस्टम इफ नो एक्टिविटीज हैज बीन डिटेक्टेड। अगर कोई भी एक्टिविटी नहीं हो रहा है तो हम ऑटोमेटिक लॉग आउट कर देंगे, जिससे हमारा सिस्टम बच जाएगा। ये हमारा एक चांस हमें दिख रहा है। अलाउइंग द अपलोडिंग एंड डाउनलोडिंग ऑफ फाइल्स टू सिस्टम, ये तो रहता ही है। आंसर क्या हो जाएगा हमारा सी। और गाइस यार इसी के साथ हमारा जो सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन है वो कंप्लीट होता है। आप इस बैच को चेकआउट करें दोनों को। अगर इस बैच को आप लेंगे तो ये आपको साथ मिल जाएगा, या फिर सिर्फ आप इस नोट्स को भी ले सकते हैं। अच्छे से पढ़ सकते हैं, क्योंकि अच्छे से पढ़ने से सब होगा। एग्जाम एकदम सब पे आ गया है। जितना मैं वीडियो डाल रहा हूँ 13 सब्जेक्ट का 13 वीडियो प्लस 13 मिक्स सीरीज, उसको अच्छे से पढ़ना है। एंड दैट्स इट। दोनों को कोर्स ले लेना है, बुक ले लेना है, अच्छे से पढ़ना है। चल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टिल देन कीप सपोर्टिंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। थैंक यू।